हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो बिहार एसएससी का है। और बिहार एसएससी में हम आज प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो हम बताने वाले हैं वो आपको रीजनिंग के साथ साथ मैथ बताने वाले हैं। रीजनिंग और मैथ दोनों बताएंगे, एक सेट कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, कहता है एक वर्ष में 50,000 रुपये बढ़कर 57,000 रुपये हो जाते हैं तो 5 वर्ष बाद जो है 70,000 रुपये कितने हो जाएंगे। अर्थात 50,000 रुपये हैं तो 50,000 रुपये से यह 57,000 रुपये हो जाते हैं। अर्थात यह कितना बढ़ा, तो आप इसमें से माइनस करके देखिए, अर्थात 7,000 रुपये जो है बढ़ जाते हैं। कितने वर्ष में, तो एक वर्ष में बढ़ जाते हैं, 7,000 रुपये इसमें बढ़ जाते हैं। तो कहता है कि पाँच वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपये की, मतलब 5 साल का समय दिया जाता है और 70,000 रुपया जो है वह मूलधन दिया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना होगा कि दर कितना है। तो दर बराबर होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना हुआ 7,000 रुपये गुना 100, मूलधन कितना, तो 50,000 रुपये मूलधन था, और गुना उसके बाद क्या है समय 1 साल है। यहाँ से देखिए 00 00 00 00, 5 से काटेंगे तो 14, अर्थात 14% जो है आपका दर हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछ क्या रहा है, हमको दर पता चल गया, समय तो दे ही दिया है 5 वर्ष है, और मूलधन भी दे ही दिया है 70,000 रुपये है। तो आपसे पूछता है कि वह कितना धन देगा। तो पहले ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर क्या होगा, वही मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका 70,000 रुपये, मूलधन है आपका 70,000 रुपये, मूलधन गुने समय कितने, तो 5 वर्ष है, गुने दर कितने, तो 14% अभी ज्ञात हुए हैं, और बट्टा में 100। तो 00 00 समाप्त हो गया, 14 पंचे 70, और इधर 700, 7 सत्ते 49,000 रुपये जो है ब्याज हो गए। तो 49,000 रुपये ब्याज हुए, तो उसको चुकता कितना करेंगे, तो आपका जो मूलधन जो था, तो मूलधन आपका है 70,000 रुपये, तो इसमें 70,000 रुपये को जोड़ देंगे। तो 70,000 रुपये जोड़ने से क्या होगा, 1,19,000 रुपये जो है यह आपका आंसर हो जाएगा। तो 1,19,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी है जो 6 घंटे में भर लेता है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो ए जो है 8 घंटे में भरता है, तो ए बराबर 8 लिखना है। उसके बाद बी जो है इसे 6 घंटा में, तो बी बराबर 6 लिखना है। फिर कहता है यदि दोनों नल ए और बी साथ खोल दिए जाए परंतु 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। कितने बाद, 2 घंटे बाद ए को बंद करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखिएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी एलसीएम से है, दोनों का लॉसन निकालिएगा तो 24 आएगा। तो पूरा काम अगर 24 है और ए को 8 घंटे लगते हैं, अर्थात 1 घंटे में कितने, तो भाग देंगे 8 तिया 24। फिर उसी प्रकार 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24। तो ए और बी अगर मिल जाता है तो ए प्लस बी जो है 1 घंटे में कितने काम कर पाएंगे, तो 7 काम, दोनों को जोड़ दिए यानी कि 7 काम। तो कहता है 2 घंटे के बाद ए ने काम छोड़ा, तो 2 घंटे तक काम किया, तो 1 घंटा में 7 काम, तो 2 घंटे में कितने, तो 14 काम। अब इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद कितना 10 बचता है, ये हमारा शेष काम है। 2 घंटे के बाद जो बचा वो, अब क्या है कि ए तो चला जाता है, तो ए के जाने के बाद कौन बचेगा, तो बी बचेगा।
तो इसीलिए बी जो काम करेगा 10 काम, तो बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता 4 है। तो 4 के हिसाब से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात कितने, तो 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे वही शेष का ही पूछ रहा था। देखिए तो दूसरा नल बी कितने घंटे में इसको पूरा करेंगे जो शेष काम बचे थे, तो अर्थात 2.5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जब किसी संख्या को 75% कहता है जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो उसका 40% क्या होगा। तो देखिए एक बात जानकारी के लिए समझ जाइए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होती है। तो 75% अगर किसी संख्या का ज्ञात है तो इसमें कमी कितनी की है, तो इसमें 25% की कमी है, तभी तो 100% होगी ना, क्योंकि कोई भी संख्या 100% होती है। और ये आपका 75% था ही, यहाँ दे दिया है 75% में 75 जोड़ेंगे तो संख्या प्राप्त होगा, अर्थात 100% हो जाएगा। तो ये जो 25% जोड़ने पे 100 पुरता है, तो 25 के जगह पे क्या कह रहा है, 75 जोड़ने पर संख्या, अर्थात ये जो 75 जोड़ रहे हैं वह किसकी कमी पूरी कर रहे हैं, तो 25% की कमी पूरी कर रहे हैं। अर्थात 25% बराबर हम लिख सकते हैं 75। तो 1% बराबर क्या होगा, तो 75/25, अर्थात कितना हो गया 3। और आपसे पूछ क्या रहा है 40%, तो इसीलिए 40% बराबर क्या हो जाएगा, तो 40% बराबर 3 गुना 40, क्योंकि 1% 3 के बराबर, तो 40% 3 गुना 40 यानी 120 के बराबर। तो यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 120 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष। ये जो है 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु। तो देखिए इसका जो है कुल योग बराबर फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम 3 फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें औसत के लिए क्या होता है, औसत बराबर फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो यहीं से आप देख सकते हैं, हम फॉर्मूला इसको बनाए तो आंकड़ों का यदि योग ज्ञात करना हो तो आंकड़ों का योग बराबर हो जाएगा औसत गुना आंकड़ों की संख्या, औसत गुना आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला 2, ऐसे तो 3 भी है, आंकड़ों की संख्या ज्ञात करनी है तो योग बट्टा औसत होगा, लेकिन ये दोनों फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दोनों का जो है कि ज़्यादा जिक्र चलता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, और वहीं से हम आंकड़ों का योग यदि याद करेंगे तो क्रॉस गुना करके देखिए तो औसत गुने आंकड़ों की संख्या ही प्राप्त होती है। तो अभी आपके प्रश्न में कहा कि 4 लड़कों की औसत 9 वर्ष है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4 लड़कों की कुल आयु क्या होगी, तो औसत कितना है 9 और आंकड़े कितने, तो 4 लड़के हैं तो 4 से गुना करेंगे, अर्थात कितना, तो 36 वर्ष। अब क्या ये जो है कब का है, तो ये 5 साल पहले का है। तो 4 लड़के हैं और 5 साल पहले की बातें कर रहे हैं, तो जो उम्र अभी आपका होगा 5 साल पहले 5 साल कम रहा होगा। तो ये जो आंकड़े हैं ये 5 साल पहले के दिए जा रहे हैं। अगर 5 साल पहले कोई आदमी 20 साल का रहा होगा तो अभी वह 5 साल बढ़ के 25 साल हुआ होगा। तो ऐसे करके 4 लोग हैं। तो वर्तमान की यदि हम बात करेंगे, जो अभी की बात करेंगे, तो चारों लड़के जो है वो 5-5 साल बढ़ गए होंगे, 5 साल की घटना है तो अर्थात 20 वर्ष बढ़ गए। तो इसमें इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 56 वर्ष। ठीक है, यानी कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो 4 लड़के हैं उनका जो योग होगा वो 56 वर्ष होगा। अब आगे क्या कहता है प्रश्न, इसको हम अब आगे प्रश्न क्या कह रहा था, नए लड़के
उसमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान आयु 15 हो जाती है। एक नया लड़का आ गया तो 4 आंकड़े से 5 हो गए। तो अब क्या हो गया, अब 5 लड़कों की कुल आयु। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है वर्तमान की बातें कर रहे हैं, एक नया लड़का अभी आया है, और ये जो बातें कर रहा था ये 5 साल पहले की बातें कर रहा था, इसीलिए हमको इसको वर्तमान में लाने के लिए जोड़ना पड़ा 5 से गुना करके। तो 5 लड़कों की कुल आयु औसत अगर 15 है तो इसको आंकड़ा से गुना करेंगे, कितना, 5 आंकड़े हैं तो 5 से, अर्थात नए लड़के मिला करके अभी कितने, तो 75 वर्ष होंगे। और ये 4 का कुल अभी कितना है, तो 56 वर्ष है। तो आपसे पूछ रहा है तदनुसार नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए। तो नया इसमें ये 4 तो था ही, इसमें एक नया इसी में बढ़ गया है ना, तो क्या करेंगे, नए छात्र के लिए या नए क्या लिखा है, नए लड़के हैं, तो नए लड़के की आयु ज्ञात करनी है। तो नए लड़के की आयु बराबर हो जाएगा, इधर है 75 5 का और इधर 4 का है 56। तो इसको यदि हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 1, यानी 19 वर्ष जो है यह नए लड़के की आयु है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अंक 2 एवं 4 दोनों से भाज्य है। भाज्य मतलब भाग लग जाना, किससे कहता है, 2 और 4 से। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, 2 और 4 क्या है, तो 2 से 4 में भाग लग ही जाता है। यदि कहीं पर कहे कि 3 और 9 से भाग लगे, तो जिसमें 9 से भाग लग जाएगा ऑलरेडी 3 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 3 से 9 में भाग लगता है। ठीक उसी प्रकार जिसमें 4 से भाग लग जाएगा, तो ये तो 2 से 4 में भाग लग ही रहा है ना, 2 के पहाड़ा में ही 4 आ रहा है ना, तो यदि 4 से भाग लग जाएगा तो 2 से ऑलरेडी लग जाएगा। तो हमको 2 के बारे में नहीं सोचना है, हमको 4 के बारे में सोचना है कि 4 से किस संख्या में भाग लग जाता है, ऑलरेडी 2 से भाग लग जाएगा। तो 4 के लिए क्या नियम है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंत में 2 शून्य हो, वही संख्या 4 से विभाजित होंगे। तो आप इस रूल के अनुसार कि अंतिम में 2 अंक 4 से विभाजित हो या 2 शून्य हो, तो 2 शून्य तो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। देखिए इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे मात्र 2 अंक में, किसमें, 7 6 में, तो 4 1 4 और 4 9 36, 19 चौक 76 कट जाता है। यही आपका सही जवाब होगा, बाकी में नहीं लगता होगा। देखिए 4 से 22 में भाग नहीं लगता है, 4 से 26 में भाग नहीं लगता है, 4 से 38 में भाग नहीं लगता है, इसीलिए आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। इसमें कहता है 50 मीटर लंबी एक ट्रेन, एक 50 मीटर लंबी ट्रेन एक 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेल की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या है। तो ये चीज़ जानकारी लीजिए कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे या किसी गुफा को पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस में उस गुफा की लंबाई, प्लेटफॉर्म हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ करके दूरी तय करती है। यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, वो क्या होता है, कुल दूरी का काम करता है। और प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रही है, गुफा तो चलेगी नहीं, तो चाल किसका होगा, तो सिर्फ ट्रेन का चाल। तो आपसे पूछा क्या, चाल, यहाँ चाल पूछ ही रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी क्या बोले हैं, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लंबाई जोड़ के। तो ट्रेन की लंबाई है 50 मीटर और प्लेटफॉर्म है 100 मीटर, तो इतना हो गया मीटर में, और बट्टा समय कितना, तो 10 सेकेंड। तो इसकी चाल क्या होगी, मीटर प्रति सेकेंड में, और जो कि क्वेश्चन भी उसी में पूछ रहा है। तो 50 100 को जोड़ने पे 150 बट्टा में हो गया आपका 10, बट्टा में हो गया 10। इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, अर्थात सी ही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें कहता है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, मतलब एक की आयु दूसरे से कितने, 30 साल ज़्यादा है।
तो उनकी आयु का योगफल क्या है। तो देखिए एक जो है, मान लीजिए इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, तो दोनों का आयु का अनुपात है 4:7, ये आयु का अनुपात दिया है। अगर इसको हम 4x कह दे तो ये जो है 7x हो जाएंगे, क्योंकि अनुपात के रूप में है। आप a कहेंगे तो 4a, तो ये 7a होंगे। इसको y कहेंगे तो ये भी y में बदल जाएंगे। तो कहता है क्या, इसमें ज़्यादा अंक कौन है, 7 है। तो कहता है 30 वर्ष अधिक है, अर्थात इससे कितना ज़्यादा है, 30 साल अधिक है। यानी कि इस दोनों का अंतर अगर निकाला जाए तो 30 साल होगा। यदि कोई कहता है कि हम उनसे 5 साल बड़े हैं, तो जो कह रहे हैं कि हम 5 साल बड़े हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं, दोनों की उम्र को घटाएंगे तो 5 साल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार इससे 30 साल बड़े हैं, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अर्थात 7x में से 4x यदि माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 30 प्राप्त होगा। तो यहाँ कितना हो गया, 3x = 30। तो 3 से काटेंगे 10, अर्थात x का वैल्यू क्या आ गया, तो 10 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों का योग। तो योग के लिए क्या हो जाएगा, योग के लिए एक है 4x और एक है 7x, तो कितना हो गया 11x। अब 11 इंटू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आया है, 10 आया है। तो 10 से आप यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 110। अब 110 किस ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन में है, इसीलिए आपका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। कहता है अंकित मूल्य पर 12,000 रुपये वाली एक टेबल 11,000 रुपये में बेच दी गई। अंकित मूल्य यानी प्राइस जो छपा रहता है, डब्बे पर लिखे होते हैं, उन्हीं को अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अंकित मूल्य 12,000 रुपये थे और इनको बेच दिया कितने में, 11,000 रुपये में बेच देता है। तो कहता है छूट कितना दिया गया। तो देखिए छूट कितना हुआ, तो छूट हो गया 12,000 में से, अगर आप 11,000 में इसको बेच रहे हैं, अर्थात 1,000 का छूट हुआ। तो इसका छूट का प्रतिशत में पूछ रहा है, तो छूट प्रतिशत बराबर छूट गुना 100 बट्टा जिस पर अंकित मूल्य पे छूट दिए है ना। तो अंकित क्रय मूल्य पे तो छूट होता नहीं है, अंकित मूल्य कितने हैं, तो अंकित मूल्य है 12,000। इसी को सूची मूल्य भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ठीक है, 1,000 रुपये छोड़ा गया है 12,000 रुपये में, तो 1,000 गुने 100 बट्टा 12,000। अब देखिए 000 3 चौके 25 चौके, तो ये हो गया 3 8 8.1 बट्टा 3%। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, अर्थात ए नंबर आपका सही जवाब है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न में कहता है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में कितना, तो 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रनों से बढ़ जाता है। मतलब पहले जो औसत था उसमें कितना, 3 की वृद्धि हो जाती है कितना रन बनाने पे, अगर 87 रन बना लेता है 17वीं पारी में, तब यानी 16वीं पारी की तुलना में 17वीं में जाके 87 रन की वृद्धि होती है, और औसत में जो है कि 3 रन की वृद्धि होती है। तो 17वीं पारी के पश्चात यानी बाद में उसका औसत रन क्या होगा, अर्थात जो सबसे लास्ट का औसत होगा वो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम कहेंगे पहले औसत रन x, तो बाद में क्या हो जाएगा, बाद में क्या कहता है कितना बढ़ जाएगा, तो देख लीजिए 3 रन बढ़ जाएंगे, अर्थात x + 3। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को हम डिटेल करते हैं। 17वीं पारी की बात किया है, तो 16 पारी तक आपका औसत क्या दिया, ये जो दिया है औसत, ये क्या है, ये आपको 16 पारी का है। ठीक है, 16 पारी खेला, जिस तक उसका औसत x ही था, तो कुल रन कितना होगा, अभी फॉर्मूला लिखे थे, औसत गुने आंकड़ों की संख्या बराबर कुल योग। तो 16 पारी का कुल रन हो जाएगा 16 × x यानी 16x। ठीक है, और 17वीं पारी में कितना रन बनाया, तो 87 रन बनाया, इसको जोड़ देंगे 16 पारी का कुल रन और 17वीं में जो रन हुआ, तो ये जो आया ये 17 पारी का कुल रन हुआ। अब वही 17 पारी का औसत कितना है, तो x + 3, और आंकड़ा कितना, तो 17 पारी, तो 17 से गुना, तो आंकड़े गुने औसत की संख्या, तो कितना हो गया, यह भी तो 17 पारी का कुल योग।
और यह भी 17 का, अर्थात आपस में ये एक दूसरे के बराबर ही होंगे क्योंकि दोनों 17 के योग है। तो ये हो गया 16x प्लस 87 और ये हो गया 17x प्लस 17 51। ठीक है, अब देखिए 17x में से 16x गया तो क्या बचा, x बचा, और 87 में से 51 गया तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ से 3 यानी 36 आते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है कि यह जो है उसका पश्चात 17वीं पारी के पश्चात, तो 17वीं पारी में क्या हुआ था, 3 बढ़ गया था ना, तो क्या हो जाएगा 17वीं के लिए आपका 36 में 3 की वृद्धि अर्थात 39। तो 39 जो औसत है किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में, यानी सही जवाब जो है ए ही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, दुकानदार 5% छूट देता है परंतु फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है, यानी कि वह 5% छूट देने के बावजूद जो है कि 25% का लाभ उठाता है, तो कहता है क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए क्रय मूल्य, जो भी क्रय मूल्य था उस क्रय मूल्य पर कितना 25% का लाभ जो होता है क्रय मूल्य से अधिक होने पर होता है। तो कितना लाभ, 25% का लाभ है तो वस्तु से कितना दाम मिला होगा 125%। 100% खुद ही होता है और जितना वृद्धि तो 100 में जोड़ देते हैं। और यह क्रय मूल्य से 25% एक्स्ट्रा कब मिलता है, जब आपका अंकित मूल्य जो था 5,000 उस पर 5% का छूट दिया जाता है तब। तो 5% का छूट मतलब 100 में से 5 गया 95%। क्या बोले थे कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% होता है, अगर 5% काटेंगे तो 100 में से 5 गया यानी 95 हो गया। और यहाँ वृद्धि हो गया तो 100 में 25 जोड़ दिए 125 हो गया। अब यहाँ से देखिए 100 से 100 खत्म, 125 जो है 125 चौके 500 1 0, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर दिए 0 4 5 20 4 9 36 और 2 38, यानी 3800 जो ऑप्शन है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य से 25% अधिक हुआ इसीलिए 25% लाभ हुआ, और ये कब हुआ, जब आपने अंकित मूल्य पर 5% का छूट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला। चलिए ये जो है आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, दिशा दूरी से है। तो सबसे पहले समझिए कि किधर क्या होते हैं। यहाँ आप समझ लीजिए ये जो ऐसे लाइनिंग होते हैं, ये दिशा जो होते हैं मैप होते हैं, ऊपर वाले को हम उत्तर कहते हैं, नीचे वाले को हम दक्षिण कहते हैं, और दाईं तरफ जो होते हैं उसको पूरब बोलते हैं, और जो बाईं तरफ है उसको हम पश्चिम बोलते हैं। आप चाहे तो अपने अनुसार इसमें बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी का नहीं है, यहाँ पर जो है कि आप बनाएंगे तो रीजनिंग का है। आप अगर इधर पूरब मानेंगे तो नीचे पश्चिम हो जाएगा, उस अनुसार ही बना सकते हैं। लेकिन ये मैप का होता है, इस अनुसार थोड़ा सुविधा होती है, याद ही होता है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो कहीं पर एक जो है कि बिंदु बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट, और वहां से पूरब की तरफ 1 किलोमीटर, पूरब मतलब किधर है देख लीजिए, इस दिशा में है, यानी यहाँ से जो है 1 किलोमीटर इतना मान लेते, 1 किलोमीटर चला। उसके बाद कहता है फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, दक्षिण मतलब किधर देख लीजिए नीचे की तरफ, तो 5 किलोमीटर 1 का 5 गुना होता है, अर्थात ऐसे लिख देंगे 5 किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर इतना बड़ा लिखते तो 5 किलोमीटर उसका 5 गुना लिखेंगे अंदाजे से, इसमें पूरा नापना नहीं है। उसके बाद क्या कहता है पुनः पूर्व की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब पूरब किधर है, तो पूरब तो इस दिशा में है, तो यहाँ से अभी तो यहाँ पर है, तो 2 किलोमीटर चला, तो ऐसे लिख देंगे 2 किलोमीटर पूरब में आ गया। अब कहता है फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला। उत्तर मतलब किधर, तो ऊपर की तरफ, तो ये तो 5 ही है, तो 9 क्या होगा, इससे ज़्यादा 4 बढ़ के यहाँ पर हो गया 9 किलोमीटर दूरी। तो कहता है वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है। यहाँ देखिए प्रारंभिक जो है आरंभिक स्थिति उससे कितना दूर है, तो आरंभ तो यहाँ से किया था ना, लास्ट को पी यहाँ कह दीजिए ना, तो ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ये दूरी जो है कितनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये 1 था, तो इसको हम अगर यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, ये कितना होगा, ये 2 है, ये 2 किलोमीटर,
तो कुल दूरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ जो है ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 इसका है और 1 इसका है, तो 2 और 1 हो गया 3। ये जो था पूरा आपका 9 था, तो यहाँ से यहाँ तो दिया था 5, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, तभी तो 5 और 4 मिला के 9 होंगे ना। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4। तो ओपी की लंबाई क्या होगी, ओपी एक कर्ण का काम करती है। कहीं भी जैसे ऐसे रहते हैं, ये समकोण त्रिभुज होते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको कर्ण कहा जाता है, इसको लंब कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है। तो अगर कर्ण ज्ञात करना हो तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के आधार पर ओपी कर्ण हो गया, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब मतलब ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात कितना 3 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 3 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना 5 होता है, अर्थात 5 किलोमीटर वाला जो ऑप्शन है वही सही जवाब है। तो 5 किलोमीटर का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें कहता है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर खड़ा है। तो दक्षिण दिशा किधर होती है, अभी मैप में देखे थे कि नीचे की तरफ दक्षिण होता है, ऐसे मुंह करके खड़ा था। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो देखिए जब अब डिग्री वाला प्रश्न है, डिग्री वाले प्रश्न में क्या करेंगे, बनाना कैसे, कितना सिंपल है कि जिस दिशा में शुरुआत में कहेगा पूर्व पश्चिम, जिधर भी घूमने के लिए कहेगा उस तरफ घुमा देंगे। तो कहा दक्षिण की ओर, तो नीचे दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, अब वहां से कहता है एंटी क्लॉक में, घड़ी के विपरीत मतलब एंटी क्लॉक, यहाँ ए लिख देंगे, कितना तो 135 डिग्री। उसके बाद कहा फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में कितना 180 डिग्री घूम जाती है। अब क्या करना है, 2 ही टर्म था तो माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो बड़ा है उसमें से घटा लीजिए, तो कितना बचा 45 डिग्री। 45 डिग्री में देखिए वैल्यू किसका ज़्यादा था, तो सी का था, इसीलिए सी को हम यहाँ लिख दें। सी का मतलब क्लॉकवाइज से, घड़ी की दिशा से, यानी घड़ी की दिशा में कितना चलना है, मात्र 45 डिग्री, जहां आपने क्वेश्चन शुरू करके छोड़ दिया था। तो ये कितना 45, ये ऐसे चलेंगे तो 0 डिग्री होंगे। ये दाएं की तरफ घड़ी तो ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है ना घड़ी, तो ये भी इस तरफ की ओर घूमेगा, तो ये होता है 90 डिग्री। और अगर अपने दिशा के ठीक विपरीत हो जाएगा तो वो होता है 180 डिग्री, और अपने ही स्थिति में घूम के आ जाए तो वो होता है 360 डिग्री। तो ये 0 डिग्री, जिस दिशा में जा रहे हैं चलते चले जाए तो 0 डिग्री, दाएं मुड़ गए तो 90 डिग्री, तो 90 का आधा 45 होता है, अर्थात ये कोण जो है 45 डिग्री होगा। यहाँ से इस दोनों के बीच ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो ये कौन सी दिशा है, तो नीचे दक्षिण दिशा है और यह जो है पश्चिम दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम के बीच में है, तो क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए तो दक्षिण पश्चिम जो है ऑप्शन नंबर बी में है, यानी यही आपका सही जवाब है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अब कहता है सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। सचिन किससे, राहुल से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनके उम्र का अनुपात क्रमशः 7:9 हो, तो देखिए 7:9 है, तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ऊपर में ही लिख दिया है सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है, मतलब सचिन छोटा है, तो कम वाला भाग किसका होगा, तो ये हो जाएगा आपका सचिन का भाग, और ये जो हो जाएगा किसका, तो राहुल का भाग। क्लियर होगा, कैसे हम समझे, क्योंकि यह छोटा बताया था सचिन को। अब कहता है सचिन की उम्र क्या है, तो इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, तो कहता है 7 वर्ष छोटा, यानी दोनों के बीच का अंतर 7 वर्ष है। तो क्या करेंगे, इसको 9x समझ लीजिए, इसको 7x, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 7 वर्ष, अर्थात 2x = 7, तो x = 7/2। अब आपसे पूछा किसका था, तो पूछा है सचिन का उम्र, और सचिन का कौन सा है, तो सचिन का तो प्रथम वाला है, अर्थात सचिन का उम्र जो है 7x है। तो 7x का मतलब क्या हुआ, 7 × x के जगह क्या हो जाएगा
7 इधर हो गया, तो 7 इंटू 7/2, एक्स का वैल्यू यहाँ आया था। अब इसे गुना कर दिए तो कितना हो गया, 7 सत्ते 49 बटा में 2, तो भाग देंगे तो 24.5 वर्ष। ये 24.5 जो है यही आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब प्रश्न में कहता है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे दादाजी। देखिए उस कल भी एक वीडियो में बताए थे हम, मेल के लिए साइन होता है प्लस का, फीमेल के लिए साइन होता है माइनस का, स्पाउस जो होता है जिसको आप दंपति बोलते हैं, पति पत्नी, तो उसके लिए हम ऐसे साइन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जब तक रिश्ता क्लियर नहीं होता है तब तक अपना मन से आप नहीं जोड़ सकते, किसी भी साइन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दादाजी किसको बोलते हैं, पिता के पिता, यानी 2 पीढ़ी ऊपर चले गए। तो अभी आपका प्रश्न है, सुनीता ने कहा वह मेरे दादाजी के, यानी सुनीता के दादाजी, तो कौन हुए, सुनीता के पिताजी, एक पीढ़ी ऊपर, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे प्लस, पिताजी ना इसलिए प्लस, पिताजी के पिताजी एक पीढ़ी और ऊपर, ये हुए इनके दादाजी, इसके, तो सुनीता के दादाजी, दादाजी के अकेले पुत्र, मतलब इकलौता पुत्र, अर्थात इसके बारे में बोला अकेले पुत्र का पुत्र है, अकेले पुत्र, इसका बेटा कौन होगा, तो सुनीता का भाई ये कहलाएगा ना, इसका जो बेटा होगा, इकलौते बेटे हैं तो उसी का बेटा है। तो वो लड़का जो था जिसके बारे में बोल रहा था, तो प्रश्न में क्या पूछा, तो कहता है कि बताए लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है, मतलब सुनीता की कौन लगेगी, सुनीता का कौन लगेगा लड़का, तो सुनीता का एक भाई ही है ना, सेम जनरेशन में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता लड़का का सुनीता कौन लगेगी तब जवाब होता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहता है, यदि पासपोर्ट को कोड इतना में लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ है PASSPORT, पासपोर्ट को लिखता है RCUWRQTV। तो पहले यहाँ देखते हैं, P के बाद QR +2 बढ़ाया है, A के बाद C +2 बढ़ाया, S के बाद TU +2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, सब में 2 बढ़ा दिया है। तो आपसे पूछा किससे है, बुकलेट का, BOOKLET, तो आप भी +2 करेंगे तो क्या होगा, B में 2 जोड़ेंगे तो D, इसमें 2 जोड़िएगा तो Q, फिर इसमें फिर +2 करिएगा तो Q, उसके बाद फिर 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा M, उसके बाद फिर 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा N, और फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो G, और फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो V। तो ऑप्शन में देखिए DQQMNG और V किस में है, DQQMNG भी ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता है, यदि दो अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होता है, मूल संख्या में 18 की मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है, यानी जो मूल संख्या है उसको यदि उल्टा कर दिया जाता है तो क्या होता है, 18 अधिक हो जाता है मूल संख्या से। यदि दोनों का योग, अंकों का योग 4 है, यानी दोनों को जोड़ने पे 4 प्राप्त होते हैं, तो कहता है मूल संख्या क्या है। तो इस ऐसे प्रश्न अगर मूल संख्या पूछे तो आप बाय ऑप्शन ही बनाएंगे, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखिए कितना आसान है। कहता है दोनों का जोड़ 4 हो तो 4 तो इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, तो इससे तो हम नहीं छांट सके। अब एक कहा क्या कि अगर इनको अपोजिट कर दे, उल्टा कर दिया जाए तो 18 अधिक होता है। देखिए 22 का उल्टा भी करेंगे तो 22 से कोई फर्क हुआ, इस दोनों में 0 का फर्क हुआ, यानी ये तो होने वाला है नहीं। इसको हम उल्टा करेंगे, 40 का उल्टा 0 4, इस दोनों में कितना का अंतर होता है, 36 का अंतर, जबकि क्या कहा था कि 18 का अंतर होना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए 13 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस दोनों के बीच का अंतर कितना, 18 हो रहा है। अब यहाँ आप इसमें क्या कहा था, दोनों का जोड़ 4, तो जोड़ तो 4 आ ही गया था,
और उसके बाद कहा था आपस में बदल दे तो 18, मूल संख्या से 18 अधिक होगा, तो आपका मूल संख्या तो 13 ही है ना, और इससे ना आपका उल्टा कर देने पे 18 बढ़ जाता है, यहाँ पे उल्टा करने पे 18 बढ़ता है। तो क्या हो गया आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आप कहेंगे 31 का भी तो उल्टा करने पर 13 आता है, और दोनों का बीच का अंतर जो है 18 आता है, ये भी आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि प्रश्न में स्पष्ट लिख दिया था कि मूल संख्या से अधिक होगा उल्टा करने के बाद, लेकिन ये क्या है, मूल संख्या ही अधिक हो जाता है, बदलने पे कम ही हो जाता है, इसीलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है दिए गए विकल्पों में श्रेणी का यहाँ अगला पद क्या होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है, 1 से 3 हुआ यानी 2 बढ़ा, क्या किया 2 बढ़ाया, फिर यहाँ पे 3 2 5, 2 बढ़ाया 2 बढ़ाया 2 बढ़ाया 2 बढ़ाया। तो उसी प्रकार 11 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 दूना किया, 4 दूनी 8 दुगुना किया, 8 दूनी 16 तो दूना किया, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 दूनी कितना, तो 128, यानी 13/128 ही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ऊपर में क्या कर रहा था, 2 की वृद्धि, और नीचे में 2 गुना कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कहता है एक कुट भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो देखिए TEACHER टीचर, इसको लिखता है VGCEJGT। तो देखिए टी और भी में कितना का फर्क है, तो इसमें 2 की वृद्धि, ई और जी में 2 की वृद्धि, ए और सी में 2 की वृद्धि, सब में देखिए 2 की वृद्धि किया है। तो आपसे पूछा किसका है, तो चिल्ड्रेन का, चिल्ड्रेन। तो आप भी क्या करेंगे, +2, तो सी में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई होगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो जे होगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो के होगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो ई होगा, फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो एफ हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो टी, इसमें 2 जोड़िएगा तो जी, इसमें 2 जोड़िएगा तो पी। तो देखिए किस ऑप्शन में ये मिलता है, EJK, उसके बाद EJK, अच्छा यहाँ पर सी था तो DE, स्पेलिंग ठीक था, EJK, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। अच्छा यहाँ, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक है, हम इसको सी पढ़ लिए थे, ये जो था ये एल था, ठीक है, यहाँ चिल्ड्रेन था, एल था। तो एल में अगर हम 2 कर लेंगे, एल में अगर हम 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल के बाद एम और एन, यहाँ एन आएगा, तो EJKN FTGP, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही जवाब है। वहाँ एल लिख करके सी पढ़ लिए थे इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है Z बराबर 52, Z बराबर 52, ACT बराबर 48, तो पूछता है EAT बराबर 40। Z का कोड होता है 26, 26 का गुना करने पे प्राप्त होगा 52। A का कोड 1 होता है, C का 3 होता है और T का 20 होता है, सबको जोड़िएगा तो 24, और 24 का गुना करने पे 48 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ 48 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि E का कोड 5, A का 1 और T का होता है 20, तो जोड़ने पे 26, तो इसका क्या करना है, सबको 2 गुना करेंगे, तो 26 गुना कितना, तो 52, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही जवाब। क्लियर है। सभी को क्या किया था, कोड और कोड के बारे में बताए थे, ABCD लिख दीजिए, और कोड अगर नहीं जानकारी हो तो ऐसे लिख लीजिए कॉपी में, ABCDE करके लिखते लिखते जेड तक जाइए, और 1 2 3 4 5 और यहाँ 26 कर दीजिए। तो यही जो है कि आपका कोड हो गया। इसी कोड को हम बार बार रिपीट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के रूप में।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यह क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें से एक विजातीय को छांटना होता है। 3 किसी न किसी तरह से समान होगा, एक सबसे अलग होगा जिसको आपको छांटना है। तो देखिए यहाँ Q और P, Q है, P है, N है, K है, A है, Z है, X है, U है, फिर U T R N है और एक लास्ट ऑप्शन है S R P M है। ठीक है। Q का कोड होता है 17, 16, ये होता है 14, ये होता है 11, ये 1 होता है, 26 होता है, 24 होता है, 21 होता है, ये 21 होता है, 20 होता है, 18 होता है, 14 होता है, 19 होता है, 18 होता है, 16 होता है, 13 होता है। अब यहाँ से देखिए 11 से 14 हुआ तो +3, 14 से 16 हुआ तो +2, 16 से 17 हुआ +1। यानी जैसे जैसे दाईं तरफ से बढ़ते आया है वैसे वैसे इसमें क्या हुआ है कि एक एक कम ही होते गया, 3 बढ़ा, 2 बढ़ा, 1 बढ़ा। ठीक है। इधर से देखिए तो 21 से 24 तब +3, 24 से 26 तब +2, और 26 से 1 हो गया तो +1, क्योंकि हम 26 के बाद Z खत्म हुआ तो यही शुरू होगा ना। अब यहाँ देखिए 14 से 18 तक +4, यही पकड़ा गया। इसमें देखिए तो 13 3 16, 16 2 18 और 18 1 19, तो यही आपका जो है सही जवाब होगा। मतलब सबसे भिन्न हो, क्योंकि इसमें क्या किया 4 बढ़ा रहा, जबकि सब में 3 3 3 करके बढ़ा रहा था। यानी ऑप्शन नंबर जो है कि UTRN, UTRN यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सबसे भिन्न यही हुआ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आने वाले कल के बाद शनिवार है। देखिए आने वाले कल के बाद शनिवार है, अर्थात आज गुरुवार होंगे, जिसको बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। आज गुरुवार होंगे तो आने वाले कल कौन से दिन होंगे? आने वाले जो कल है वह कौन से दिन होंगे? तो कल तो शुक्रवार होंगे, उसके बाद शनिवार आते हैं ना, तभी तो शनिवार आएगा ना। आने वाले दिन के बाद शनिवार, अर्थात आज गुरुवार है। अब प्रश्न में कहता है तो बीते कल, इससे पहले कल कौन सा दिन बीत गया था? तो बुधवार बीता होगा, तभी तो गुरुवार आया। तो बीते कल से 3 दिन पहले, देखिए से का मतलब होता है लेकर, से का मतलब होता है, से का मतलब हुआ लेकर, के का मतलब होता है छोड़कर, इसका मतलब होता है छोड़कर। यानी कि अगर से लगा रहेगा तो आप उस दिन को भी गिनेंगे जिस दिन से चर्चा में है, और के का मतलब जिस दिन से चर्चा कर रहा है उस दिन को छोड़ के आगे बढ़ना है। तो यहाँ क्या कह रहा था कि 3 दिन पहले बीते हुए कल से, यानी बीते हुए कल कौन सा? बुधवार, इसको एक दिन गिनना है क्योंकि इसमें से लगा हुआ है, क्योंकि लेकर लिखे है ना, इसको जोड़ना है। एक दिन ये हुआ, उससे एक दिन पहले क्या पड़ा होगा? तो मंगलवार पड़ा होगा। उससे एक दिन पहले कौन सा दिन पड़ा होगा? तो सोमवार पड़ा होगा, यही ना। तो इससे 3 दिन पहले, तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रविवार आपका सही, क्योंकि उससे पहले का चर्चा कर रहा है ना। तो 3 दिन तो यही आ गया, 1 2 3, और उससे पहले यानी रविवार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता है यदि प्लस का मतलब, ये सब दे दिया। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं 18 + 10 × 20 - 8 भागा 6 बराबर हुआ 8। अब पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या कहा है, प्लस का मतलब गुना। तो जहाँ प्लस है वहाँ लिख देंगे क्या चीज़? तो गुना। प्लस का मतलब गुना से है, तो प्लस जहाँ है वहाँ गुना कर देंगे। उसके बाद का माइनस का मतलब भाग से है, माइनस के जगह क्या लिखना है? भाग लिखना है। गुना का मतलब जोड़ से, जहाँ गुना है वहाँ क्या करना है? तो जोड़ लिखना है। भाग का मतलब घटाना से, भाग के जगह घटाना। क्लियर है। अब देखिए ये जो है आपको अभी जो हम हरा में जो साइन आपको दिखा रहे हैं यही ओरिजिनल साइन होंगे। पहले जो आपका जो दिया गया था साइन, उस साइन को अब भूल जाइए, ये सब अब नहीं रहेगा। जो अभी जो साइन दिया गया है वही ओरिजिनल साइन है। तो अब जोड़ घटाव गुना भाग में सबसे पहले भाग की क्रिया, लेकिन यह भी देखना है कि ब्रैकेट है क्या। तो इसमें देखिए ब्रैकेट में दिया गया है, तो पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, उसके बाद हम बाहर में कुछ।
तो इसमें ब्रैकेट के अंदर जोड़ और गुना दोनों दिए गए हैं। तो पहले गुना की क्रिया होती है, फिर जोड़ की क्रिया। हम बताए थे एल बोर्ड मास, एल बोर्ड मास, इसका मतलब एल का मतलब हुआ लाइन ब्रैकेट, ठीक है, लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक। बी का मतलब ब्रैकेट हुआ, ब्रैकेट में 3 कोष्ठ आते हैं, एक छोटी कोष्ठ, एक मध्यम कोष्ठ, एक बड़ी कोष्ठ। और क्रिया जो होती है सबसे पहले छोटी कोष्ठ की, फिर मध्यम कोष्ठ की, फिर बड़ी कोष्ठ की। यदि तीनों कोष्ठ दिए हो तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ को तोड़ेंगे, फिर मध्यम कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ। उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का लिखा ही रहेगा। डी का मतलब भाग से है, डिवीजन। एम से हो गया मल्टीपल यानी गुना। उसके बाद एडिशन जोड़, और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। यानी सबसे जो बाद में क्रिया होती है वो घटाव की क्रिया होती है। कैसे? एल बोर्ड मास के हिसाब से। तो इसके अनुसार गुना और जोड़ में पहले गुना की क्रिया होगी, तो 18 और 10 को गुना करेंगे तो 18 दाहिने 180, और इसमें 4 को 20 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 200। अब उसके बाद देखिए भाग है और माइनस है, अब ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे। तो भाग और माइनस में किसकी क्रिया? तो पहले भाग की क्रिया होती है, यानी बट्टा में कितना? 8 आ जाएगा। अब माइनस कितना? तो 6। 8 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25। तो 25 में से 6 गया, तो 25 में से 6 जाने के बाद कितना? तो 19, यानी 19 आपका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कहता है 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करके 12 दिनों में एक इमारत की मरम्मत करते हैं। तो 30 व्यक्तियों को एक दिन में 6 घंटे काम करके उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए यह जो है, इस तरह के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसका आप सीधे एक फॉर्मूला या ट्रिक जो भी कहिए, M1 D1 H1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2। ठीक है, M का मतलब मैन से है, आदमी से, D का मतलब दिन से है, H का मतलब प्रत्येक घंटे काम से है, कितने घंटे काम करते हैं। तो पहला लाइन वाला हो गया 1 और सेकेंड लाइन वाला हो गया 2। तो पहले लाइन में देखिए 39 व्यक्ति है, तो M के जगह 39 गुना D कितना? तो 12 दिन, तो 12, और घंटे कितने? तो 5 घंटे, तो यहाँ आ जाएगा 5 बराबर M2 सेकेंड लाइन में जाइए तो 30 व्यक्ति। ठीक है, और उसके बाद D2 तो निकालना ही था कितने दिन में, और घंटे कितने काम कर रहे हैं? तो देखिए 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो घंटा के जगह क्या होगा? आवर के जगह 6 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, यहाँ 6 से 6 दूनी 12, 2 से हो गया 15, और 5 से 5 तिया, और 3 से 39 तो 13। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? D2 बराबर 13, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। ठीक है, ये फॉर्मूला हो कहिए, ट्रिक कहिए, इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1000 छात्रों के इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिए गए हैं, ये फिगर में दे दिए हैं। कहता है जो छात्र 3 विषय जानते हैं, तो 3 विषय कौन जानते हैं? जो तीनों फिगर में आते हैं। देखिए 100 एक ऐसा अंक है जो आपको इस फिगर को भी ले जाएंगे तो भी टच करेगा, इस फिगर को ले जाएंगे तो भी टच करेगा, इस फिगर को ले जाएंगे तो भी टच करेगा। तो तीनों को टच करता है, अर्थात इसका वैल्यू कितना हुआ? 100। तथा जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं, नागरिक यानी सिविक्स, सिविक्स का मतलब सी से है, केवल नागरिक अर्थात सिंगल उसी फिगर में, अर्थात कितना? 170। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तब अनुपात मतलब बट्टा, यहाँ 0 से 0 कट गया, अर्थात कितना? तो 10:17, या बट्टे में छोड़ दिया है तो 10/17। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ देख ले, डी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखा था कुछ कागजात कलम है, तो कुछ कागजात, यहाँ क्या करेंगे? कागजात, कुछ कागजात कलम है, तो कुछ का मतलब वो थोड़ा सा हिस्सा काटना है, तो कलम है तो यहाँ लिख देंगे कलम। उसके बाद कहता है सेकेंड लाइन में सभी पेंसिलें कलम है, यानी सभी पेंसिल क्या है? तो कलम है, तो कलम के अंदर क्या करेंगे? पेंसिल यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हिस्सा ऐसे करके कट करके लिख देंगे। अब देखिए जितने भी पेंसिल है वो क्या है?
कलम है। आगे अब निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम जो है पेंसिल है, बिल्कुल है, कलम तो इतना दूर में है ना, इसके अंदर ही पेंसिल है ना, तो ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ कलम कागजात है, कुछ कलम कागजात है, तो देखिए कुछ कलम ऐसे हिस्सा काटता है और कागजात ऐसे काटता है, तो कुछ कलम क्या है, कागजात है ना, देखिए तो एक दूसरे को काटते हैं कुछ हिस्सा को, अर्थात यह भी सही हो गया, यानी एक भी सही है और दो भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कहता है निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द इतना में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बन सकता, यानी इसमें जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं उससे जो है नहीं बन सकते हैं, उसका एगो का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें जो है एम दिया है तो एम यहाँ भी है, ई है तो ई यहाँ भी है, डी है तो डी यहाँ भी है, आई है तो आई है, सी है तो सी भी है, आई है तो देखिए एक ही आई दिया है, जबकि इसमें जो है 2 बार आई का प्रयोग कर दिया, अर्थात ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए एम तो एम दिया है, ई तो ई भी दिया है, डी तो डी भी दिया है, आई तो आई भी दिया है, ए भी दिया है, टी और ई ये बन सकता है। यहाँ देखिए आर ई मिल गया, एम भी मिल गया, आई भी मिल गया, एन भी, डी भी, ई भी, आर भी, ये भी बन जाता है। तो कहता है नहीं बनना चाहिए कि नहीं बना। अब देखिए सी भी, ओ डबल एम है, उसके बाद यू, तो यू का कहीं कोई चर्चा नहीं था तो ये भी नहीं बन सकता है। यानी कि इसमें जो है एक गलती किया है कि एक प्रश्न के दो आंसर दे दिए गए हैं। अब ये बाय मिस्टेक हो या जैसा भी हो, लेकिन ये दोनों जो है ये भी तो नहीं बनता है, क्योंकि इसमें यू का प्रयोग किया गया है जो कि कहीं पर इसमें यू दिया ही नहीं है, और यहाँ पे डबल आई का प्रयोग किया है जबकि इसमें कहीं पे एक ही आई का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये जो है इसमें ए और डी जो है दोनों ही आंसर बन रहे हैं इसके। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता है यदि एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए दो गुना का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु का मूल्य यदि 100 है तो वह 200 हो जाना, यही होता है ना एक नॉर्मली भाषा में, कि 100 रुपये को अगर 200 कर दिया जाए तो दो गुना कहलाएगा। लेकिन एक हिसाब से वृद्धि देखें तो कितना वृद्धि, तो 100 की वृद्धि। और सैकड़ा मानने पे क्या फायदा होता है, 100 का 1% एक ही होता है, 5% 5 ही होता है। तो अगर 100 वृद्धि हुआ है अर्थात कितना का वृद्धि हुआ, तो 100% का वृद्धि हुआ। 100 का सामान 200 में बिका तो 100 का वृद्धि यानी 100% बढ़ गया। अगर 100 का सामान 150 में बेच रहे यानी 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, यदि दोनों समान ही हो तो x प्लस एक्स गुना x बट्टा 100, या इसको शॉर्ट में कहे तो कहेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 100। तो दोनों में कितना है, 100 की वृद्धि है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 100 प्लस 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 बट्टा में 100, तो ये 100 खत्म हो गया, और 2 गुना 100 मतलब 200 प्लस 100, तो 200 और 100 कितना, तो 300%, यानी 300% की वृद्धि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी यही आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है ABC का औसत जो है, औसत वजन 45 kg है। तो योग का फॉर्मूला अभी बताए थे, जब अगर हम जोड़ देंगे ABC को तो योग बराबर औसत गुने आंकड़ों की संख्या, तो औसत है 45 और आंकड़े कितने हैं, तो ABC 3 लोग हैं तो 3 से गुना कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 135 kg। ए और बी का जो दिया गया, देखिए ए और बी का जो है औसत वजन 40 kg है, तो योग निकालने जाइएगा तो ए प्लस बी कितना, तो 40 और 2 को आंकड़ा है 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80 kg। ठीक है, अब उसके बाद जो है कहता है बी और सी का औसत जो है 43, अर्थात बी और सी को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43 kg गुना 2, यानी कि 86 kg, क्योंकि इसमें भी आंकड़े 2 ही है इसीलिए 2 से गुना किए।
तो पूछता है इसमें b का वजन क्या है। तो आप देखिए अगर इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ देखिए a तो एक ही है लेकिन b 2 बार प्रयोग हो गया, तो लिखेंगे 2b प्लस c। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 166 kg। ठीक है, अब इसमें देखिए a प्लस 2b प्लस c है और यहाँ abc है, यानी 2 यहाँ पे b आ गया, यहाँ सिर्फ b है, बाकी सब ऐसे ही है। अगर इसमें से हम यहाँ पे घटा लेंगे तो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, लेकिन 2b में से b जाएगा तो एक b बच जाएगा। और यहाँ था 166 और ऊपर में था 135। इसको घटा लेंगे तो 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 जोड़, यानी 31 kg वजन जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखा था निम्नलिखित में तर्कपूर्ण दिया गया, इसको एक क्रम में सजाना है। ठीक है, तो क्रम में कैसे सजाना है ये आपको आरोही या अवरोही क्रम में सजा के रखना है। चलिए हम इसको बाय ऑप्शन से या वैसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएगी, तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, अगर जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले जनसंख्या अधिक होगी तो उससे क्या होगा, तो गरीबी आना हो जाए। ज़्यादा संख्या से क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी। यहाँ से और चीज था ना, बेरोजगारी भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ज़्यादा संख्या से तो बेरोजगारी पहले उत्पन्न हो जाएगी। अगर बेरोजगारी नहीं दिया रहता तो बेरोजगारी दे दिया है। अधिक जनसंख्या से क्या होगी, सभी को रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो ये जो होगा बेरोजगारी आ जाएगी। और जब भी लोग ज़्यादा बेरोजगार होंगे तो वो क्या होंगे, गरीब होना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, गरीब होगा। और गरीब होने से क्या होंगे, पैसों की कमी होगी तो वह रोग हो जाएंगे, उसको यानी बीमार पड़ जाएंगे, तो क्या होगा, रोग होगा। और लास्ट में क्या होगा, रोग का इलाज नहीं होगा तो मर जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस पर बैठा के देखिए, जनसंख्या का मतलब 2 से है, बेरोजगारी का मतलब 4 से है, गरीबी का मतलब 1 से है, रोग का मतलब 5 से है और मृत्यु का मतलब 3 से है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी यही सी आपका सही जवाब है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न में कहता है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए 125, 80, 45, 20 और इधर कर दिया व्हाट। ठीक है, अब इसमें देखिए 80 बना दिया कितना, -45, यहाँ देखिए तो -35, यहाँ देखिए तो -25। तो अब क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, 45, 35 यानी 10 क्या है, इस दोनों में 10 की कमी है, इसमें भी 10 की कमी है। तो यहाँ यदि 10 की कमी करिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 में से ये 15 माइनस करना पड़ेगा 20 में से, तो क्या बचेगा, 5 होगा आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। यहाँ पे कहते हैं यहाँ भी लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो आप देख पाते हैं कि जे के बाद के होता है, के बाद एल होता है, तो एल के बाद क्या होगा, एम होगा, उसके बाद एन और ओ दे ही दिया है। अब देखिए 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, तो देखिए 2, 4, 7, उसके बाद व्हाट है, उसके बाद 16, उसके बाद 22 है ना। तो देखिए 2 से 4 हुआ तो 2 बढ़ा, और 4 से 7 हुआ तो 3 बढ़ा, तो 2, 3। उसके बाद अगर हम 4 जोड़ देंगे इसमें तो क्या होगा, 11, 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16, और 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22, अर्थात इस जगह पे क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, एम के बाद 11। उसके बाद देखिए जेड से -2 करने पर आता है एक्स, -2 करने पर भी, तो -2 करने पर कितना, तो टी, यानी आपका सही जवाब क्या होगा, M11T। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। इसमें भी कहता है लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या के लिए देखिए क्या है, ए है, ए से डी हुआ +3 बढ़ा, डी से जी हुआ +3 बढ़ा, जी से यहाँ फिर क्या हुआ, जे, तो +3 बढ़ा, फिर +3 करेंगे तो जे में 3 जोड़ने पर क्या होगा, एम हो जाएगा। अब देखिए जेड से वाई से लाया क्या, डब्लू, तो -2,
W से आया U तो -2, U से आया S तो -2, S में से -2 करिएगा तो S 19 होता, 19 में से 2 गया तो 17 यानी Q। अब देखिए Z से, अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर। Z से क्या किया है, MQ वाला ऑप्शन एक ही है कि दो, MQ का एक से अधिक ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ B अब आ गए, तो B से E किया, तो B से E आया तो कितना बढ़ाया, B से E में जो है आपका 3 का वृद्धि, E से जो है H में आया तो 3 की वृद्धि, H से K में आया 3 की वृद्धि, फिर K से 3 अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा N, है ना। K 11 होता है, 3 जोड़ने पर 14 हो जाएगा। अब देखिए Z से X आया चौथे नंबर पर तो -2, फिर X से जो है V आया तो -2, V से T आया -2, और T से फिर -2 करेंगे तो क्या होगा R। देखिए तो मिलता है कहीं पे MQNR, MQNR वाला एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कहता है एलपीजी के कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई तो परिवार को अपनी एलपीजी खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उतना ही खर्च में पहले के जैसे में काम चल जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर होता है वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि गुना 100। ठीक है, तो वृद्धि कितना, तो 20% की वृद्धि बट्टा में 100 प्लस 20 गुना 100, अर्थात 20 बट्टा 120 गुना 100, तब 20 छक्के 120, द्वितीय 2 से 50 यानी 16.2/3%। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका सही जवाब है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जो है याद कर लेंगे प्रतिशत कमी का, वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में दिया गया है ABCD जो है कि 6 लोग हैं जो एक गोल में केंद्र की ओर जो है कि बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एक वृत्ताकार है, वृत्त है, और वृत्त में 6 लोग हैं, 1 2 केंद्र की तरफ देख रहे हैं, 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं बाएं यानी लेफ्ट, और ये होता है ऐसे करके दाएं यानी राइट। अब कहता है इसमें पहला में ए तथा बी एक दूसरे के विपरीत है, तो कहीं भी ए बी को बैठा सकते हैं। ये विपरीत मतलब ठीक सामने, ए को यहाँ रखेंगे तो बी चला जाएगा इधर, कहीं एक जगह पहले फिट कर देते हैं। अब कहता है ए के बाईं ओर सी है, ए के बाईं ओर सी है, तो ए यहाँ है तो सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। फिर कहता है डी तथा ई एक दूसरे के विपरीत है, तो अगर हम डी को यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ होगा, डी यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ होगा। तत्काल में डी को अगर हम यहाँ रख देंगे तो ई चला जाएगा इस जगह, अभी कंफर्म नहीं है, बस लिख रहे हैं। फिर क्या कहता है डी के बाईं ओर ए है, तो देखिए डी के बाईं ओर ए है तो ये यहाँ मैच कर रहा है, डी के बाईं में ही ए है, तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ पर जो है कि डी के और ई यही होगा। तो जब यहाँ पे आपका ई रहेगा तो सी यहाँ नहीं होगा, सी हट जाएगा। अब एक कौन बच गया, तो ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे क्या बचा एफ। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के बाईं ओर ऐसे है ना, बाएं देखिए ऐसे चल रहा है, तो बी के बाईं ओर कौन है, तो एफ है, तो एफ मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहता है एक ऐसा रेखा मानचित्र है सड़क पर कार की गति को दर्शाता है, कार की गति को। तो देखिए इसमें जो है पहला ऑप्शन ही आपको कार की गति को दर्शाता है, क्यों, तो देखिए ये एक चढ़ान है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, फिर ये नीचे स्पीड बनेगा ही। इसमें क्या है, ये गोलाकार ऐसे करके बनाया गया है, स्पीड कहाँ पकड़ता है, कैसे पकड़ता है, इसके बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है। और ये तो ऐसे ही स्पष्ट है, ये रेखा में तो स्पीड पकड़ेगा नहीं, तो ये भी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए ही एक ही आंसर जो है कि बन सकता है।
तो किसमें, तो ए में दिया गया है केवल 1, इसीलिए यही वाला आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आपको अनुपात समानुपात में है, इसकी तुलना कर रहे हैं। ऑक्सीजन श्वास के लिए आवश्यक है, सांस जो लेते हैं तो ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन से होता है। तो यहाँ देखिए कहता है कि यहाँ पर क्या होगा, कलम स्याही से, रोग जन्म से, ग्लूकोज बल से, नहीं विश्राम के लिए किसकी आवश्यकता, श्वास के लिए जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वैसे ही विश्राम करना होगा तो बिस्तर की आवश्यकता होगी, बिस्तर रहने पर हम आराम कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है पुस्तक ग्रंथालय, यानी पुस्तक जो है ग्रंथालय में, जिसको आप जो है कि पुस्तकालय जैसे बोलते हैं, तो पुस्तक ग्रंथालय में रहता है तो मछली नदी में रहती है या हवाई जहाज आकाश में, हमेशा आकाश में तो नहीं, गुलदस्ता फूले में रहता है नहीं, जहाज बेरा यानी जहाँ जहाज को लगाया जाता है उस जगह को हम, जैसे बाइक सब लगाते हैं गाड़ी को क्या बोलते हैं, उसको गैरेज बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार जहाज को जहाँ रखा जाता है उस जगह को हम बेरा बोलते हैं, यानी ये जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कहता है समय सेकेंड, इसमें आपको एक विजातीय को छांटना, इसका ऊपर वाला लाइन हट गया है, इसमें कहता है कि कोई ऐसा एक अनुपात है जिसको छांटना है जो मेल नहीं खाता है। तो देखिए यह जो है सेकेंड का जो है माप है, सेकेंड जो है समय का माप है, आयतन जो है लीटर का, उसके बाद जो है कि लंबाई जो है, लंबाई भी मीटर के लिए है, यहाँ पे आयतन लीटर में है और लंबाई जो है मीटर में, दाब जो है कि आपको इसमें बैरोमीटर में नहीं, ये तो वायुमंडलीय थी का है, इसीलिए क्या होगा ये कट जाएगा, यानी यही आपको सबसे अलग पूछा जा रहा था कि आपका क्या ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर करके आता है, लेकिन यहाँ क्या बैरोमीटर दे दिया है, इसीलिए यही वाला आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें व्हाट के स्थान पे पूछता है क्या होगा, ये क्विज टेबल के तरह हो गया। आपको प्रश्न में अगर ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रहे तो आप 1 से 2 बार दिमाग लगाएंगे, लग गया तो ठीक, नहीं लगे तो अगले क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं तो समय अधिक ले लिया जाता है। तो देखिए इसमें अगर हम भाग दें तो 5 से 25 में भाग देने पर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5 मिलने के बाद क्या करेंगे, अगर हम 12 से इसको गुना कर दे तो 12 पंचे 60 मिलता है। उसी प्रकार 2 और 18 में अगर भाग दिया जाए तो 2 9 18, तो 9 को अगर हम 17 से गुना कर दे तो 17 9 153। उसी प्रकार आप जो है कि इससे 16 को गुना करते हैं तो किससे, 16 6 96, तो 6 कैसे, इस दोनों के भागफल से जो आएगा वही ना, तो यहाँ पर क्या रखे, तो अगर यहाँ हम 6 रख देंगे तो 36 में भाग देने पर हमको 6 ही मिलेगा, तभी हम 6 से इसको गुना कर पाएंगे तो 16 6 96 आएगा, अर्थात व्हाट के स्थान पे क्या होना चाहिए, तो व्हाट के स्थान पे 6 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ भी व्हाट के स्थान पे लाया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 या 18 से तो नहीं आ रहा, 6 का स्क्वायर यदि हम करें, इस लाइन को देखिए 6 का स्क्वायर तो 36, ऊपर वाला जो दिया गया है 3, अगर हम इससे गुना कर देंगे तो 36 या 108, लेकिन फिर भी नहीं मिला, कितना 216, तो 108 का दूना होता है 216। अब दूसरा लाइन में देखिए, इस लाइन में यहाँ 8 था ना, 8 से चलते हैं, क्या किए 8 का स्क्वायर तो 64, अब से मिलना चाहिए, ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो 64 चौके 6 चौक 24 यानी 256। अब देखिए यहाँ फिर भी नहीं मिला, तो 256 का अगर गुना कर देंगे तो 512 पुर जाता है, यानी ये बैठ रहा है इस पर, तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ वाले का स्क्वायर करेंगे, अर्थात 10 का स्क्वायर 100, उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले अंक से गुना करना है, यानी कितना 500, और तब जो है कि आपको इसमें क्या करना है, दुना करना था लास्ट में, तो दुना कर देंगे तो 500 गुना कितना, तो 1000, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यानी यहाँ का स्क्वायर कर देता था, फिर ऊपर वाले का गुना करके दुना करता, तो सबसे नीचे वाला जो है वह संख्या ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए यहाँ भी आपको क्विज टेबल से कितना प्रश्न पूछ दिया है, देख लीजिए। अब यहाँ पर हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो दिया गया है आपको
यहाँ से 9 9 4 9 4 13 3 16 25 और 9 36, यानी देखिए सभी को अगर जोड़ रहे हैं 3 4 7 और 9 तो 16, सभी को जोड़ने पर क्या होता है ये मिल जाता है। 5 6 11 और 25 कितना तो 36, और यहाँ 7 और 8 15, 15 में क्या जोड़ेंगे कि 64 आ जाएगा। तो देखिए 64 में से हम 15 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका कितना 14 में से 5 तो 9, ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 में से 1 गया तो 4, यानी 49 अगर हम जोड़ दे ऑप्शन नंबर ए तो क्या होता है 15 और 49 64 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसमें देखिए क्या कहता है, ये आपको कंपनी का दिया गया है कि किस वर्ष में कंपनी जो है कि कितना साइकिल के आंकड़े का उत्पादन करते हैं, कितने साइकिल का उत्पादन करते हैं। तो ये जो है कि 2007 ईस्वी में 50 का, 2008 में 90 का, 2010 में 9 में जो है कि 110 का, 2010 में 80 का, 2011 में 120 का, 2012 में 90 का। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2011 और 2012 के मध्य मतलब बीच होता है, मध्य उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, यानी 11 से 12 में कितने गिरावट। तो देखिए 11 में 120 था, 12 में 90 है, तो देखिए प्रतिशत कमी कितना, तो 10 की कमी हुई, कितना 120 है, तो 120 माइनस 90 है ना, बट्टा में किससे कमी हुई 120 से ना, तो बट्टा में आएगा 120 गुना 100। यदि यहाँ पे वृद्धि की बात होती 12 से 11 अगर चर्चा होता तो ऊपर में 30 ही लिखा जाता घटा के, लेकिन बट्टा में वहाँ 90 आता, लेकिन प्रश्न आपका 120 से 90 की तरफ गया है, इसलिए बट्टा में 120। 120 और 90 का माइनस करेंगे तो 30 होगा, 30 चौके 120, यहाँ पे 30 से 30 चौके 120, 4 से काटेंगे तो 25, यानी 25% आपका सही जवाब होगा। तो 25% वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, दो क्वेश्चन इसमें आ गया है, एक इसमें कह रहा होगा सबसे विजातीय को छांटना। इसका प्रश्न होगा कि 4 ऑप्शन है, किसी न किसी में 3 में किसी न किसी रूप से समान है, चौथे को छांटना है, जो सबसे भिन्न हो उसी को छांटना है। तो देखिए उबालना, तलना, भूनना और छीलना, ये छीलना हुआ किसी चीज़ को, फल को भी है किसी चीज़ को छीलते हैं, और ये सब जो हम सब्जी या कोई चीज़ बनाते हैं, कोई आइटम तैयार करते हैं तो उबालते हैं, तलते हैं, भूनने, मतलब ये खाना बनाने की प्रक्रिया जब उसको आग पर लिया जाता है तब आग के आग पर होता है। और ये छीलना क्या है, ये हाथ से किसी भी छीलने वाली चीज़ से छीलते हैं, और ये सब जो है आग पे चढ़ाने के बाद, यानी यही आपका सही आंसर। सबसे भिन्न क्या है, छीलना सबसे अलग है, बाकी सब आग पे चढ़ाने के बाद क्रियाएं होती है। अब यहाँ पे देखिए ये 25 का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर होता है, ये 11 का क्यूब होता है, 30 का स्क्वायर होता है। ये सब जो है स्क्वायर दिए गए हैं, जबकि ये क्यूब दिए गए हैं, इसीलिए सबसे भिन्न कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है दिए गए श्रेणी में, यहाँ पर जो है कि सीरीज दिए गए हैं, सीरीज में आपको ऐसे अंक का चयन करना, ऐसे अल्फाबेट का चयन करना है जो किसी न किसी रूप में एक सेट हो जाए। तो देखिए ये है ए दिया है, बीच में माइनस है, मतलब हाइफन है, यहाँ बीच में डाइस है, बी सी डाइस ए डाइस बी सी डी ए डाइस सी सी डी डाइस बी सी डी और यहाँ डाइस। तो देखिए यहाँ ए है, अगर इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो ए रखते हैं तो डबल ए, उसके बाद बी सी सी, फिर अगर ए है तो उसके बाद क्या होगा डबल बी, यानी ए यहाँ जो है डबल ए, उसके बाद जो है कि बी अगर आ जाएगा तो बी आ जाएगा तो डबल बी, उसके बाद जो है कि फिर सी डी, फिर ए के बाद जो है कि हम क्या लिखेंगे तो फिर आपका आ जाएगा डी। तो फिर देखिए ए डबल ए आ रहा है, यहाँ बी डबल आ रहा है, यहाँ इसके बाद डी आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं है। ए को यहाँ मान पुट कर देंगे तो क्या होगा डबल ए, उसके बाद बी सी, यानी यहाँ ए लिख देंगे तो ए आ जाएगा नया वाला, इसके आधार पे देख रहे हैं। तो ये सेकंड वाला स्थान पे डी को रख दीजिए, थर्ड पे बी को, चौथे पे जो है सी को, पांचवें पर ए को और लास्ट में डी को। इसको सोच के देख लीजिए
कि AABCD, उसके बाद ABBCD, उसके बाद AC हो गया, CCC हो गया। CCC तो नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए इसको क्या करेंगे, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन से अब हम चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन इससे अब चेक करते हैं। यहाँ पहले नंबर पे A, फिर D है, उसके बाद है B, उसके बाद फिर B, फिर A, फिर D। ठीक है, यहाँ D था। अब देखिए AA, अब इसको चेक करिए, AABCD, फिर A के बाद क्या है BB, फिर CD, उसके बाद ABCC, उसके बाद D, फिर ABCD। यानी देखिए एक बार AA का प्रयोग हुआ, फिर BB का प्रयोग हुआ, फिर CC का प्रयोग हुआ, फिर D का प्रयोग, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C से। तो एक सीरियल चला, ABCD सब है, लेकिन एक बार AA का प्रयोग, फिर BB का, फिर CC का, फिर D का, इसीलिए एक सीरीज बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये फिगर दिए गए हैं, इसमें कहता है कौन सी संख्या सभी भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील है। भारतीय होना है, अध्यापक और वकील, अर्थात इसका मतलब क्या है, तीनों का चर्चा किया। तो जो तीनों फिगर में है, तो तीनों फिगर में कौन है, तो तीन को देखिए आप, यहाँ से अगर इसको खींचते हैं तो भी मिलेगा, इसको यहाँ से मिलाए तो भी, इसको यहाँ से मिलाए तो भी, तो तीनों प्रक्रिया में आ रहे हैं कौन सा अंक, तो वह 3 है। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए। इसमें भी दे दिया है और आपसे पूछता क्या है लास्ट में, वह क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल, श्रमिक तीनों है। तीनों है मतलब तीनों इस फिगर में कौन सा है, तो डी है। देखिए जो इसमें भी फिगर में आता है, दलाल में भी, मालिक में भी और श्रमिक में भी, तो जो तीनों में आ गया तो कौन है, टी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अब यहाँ देखिए कहता है कथन में कि मंदिर पूजा का स्थल है। मंदिर क्या है, मंदिर जो है यह पूजा का स्थल है। ठीक है, और चर्च भी पूजा का स्थल है, मतलब पूजा का स्थल ये भी है और चर्च भी क्या है, पूजा का स्थल है। यानी मंदिर और चर्च दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को पूजा का स्थल ही माना जाता है। तो निष्कर्ष कहता है पूजा के लिए हिंदू और ईसाई एक ही स्थान का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों, हिंदू जाएगा मंदिर में और चर्च में जाएगा वहां पर ईसाई, ये तो नहीं होगा। सभी चर्च मंदिर है, ऐसा तो चर्चा नहीं किया। चर्च और मंदिर तो दोनों भिन्न भिन्न है, तो ये भी नहीं है। तो आपका क्या हुआ, न तो निष्कर्ष ए निकलता है और न ही बी निकलता है, मतलब 1 और 2 में से कोई भी निष्कर्ष नहीं मिला। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, क्योंकि दोनों बातें इसमें गलत बोला गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब कहता है मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता और विकसित होता है। यानी मानव जीव जो है उद्दीपन के द्वारा मतलब आगे बढ़ते हैं और क्रिया करते हैं, आगे बढ़ के विकसित भी होते हैं, यह कथन है। तो निष्कर्ष में कहता है निष्क्रिय मानव जीव, निष्क्रिय का मतलब है तो जो कुछ नहीं करता, मतलब एक तरह से मरणशील समझिए। जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मानव जीव उद्दीपन और विकास सब कर सकते हैं, तो ये निर्जीव तरह के हो गए, एक तरह से मतलब निष्क्रिय हो गए, ये किसी काम के नहीं है। तो विकास क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर कह दिया विकसित होने का मतलब ऐसा थोड़ी ही कि प्रतिक्रिया नहीं ही करते हैं, अर्थात ये चीजें ये गलत बोल रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन सही कह रहा है, तो किस ऑप्शन में ऐसा कहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है केवल सी ऑप्शन में कह रहा है कि केवल एक निष्कर्ष निकलता है 1 नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये फिगर दे दिए गए हैं, कहता है इसमें स्तनधारी पालतू समुच्चों के लिए स्तनधारी, शाकाहारी और समुच्च। तो देखिए जो शाकाहारी होंगे वो पूरे शाकाहारी स्तनधारी तो नहीं होंगे, तो कुछ हिस्सा ऐसे होंगे जो
स्तनधारी हो सकते हैं, और कुछ जो है कहता है कि पालतू। तो पालतू जैसे सभी पालतू ही तो नहीं होंगे, तो कुछ ऐसे जीव होंगे जो पालतू होंगे, यानी शाकाहारी। कुछ ऐसे जीव होंगे शाकाहारी भी होंगे, स्तनधारी भी होंगे, पालतू भी होंगे। कुछ ऐसे जीव होंगे जो सिर्फ शाकाहारी होंगे, न स्तनधारी होंगे न ही पालतू होंगे। ठीक उसी प्रकार न पालतू जो कुछ पालतू ही होंगे, कुछ स्तनधारी होंगे, और कुछ पालतू के साथ मतलब कुछ न कुछ जो है इसमें क्रियाएं सब तरह से होने की संभावनाएं हैं। तो ये किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये संभावना के तौर पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, यहाँ भी दे दिया है। इसमें कहता है 3 फिगर है, आरेख में क्रिकेट के खिलाड़ियों और स्नातकों के बीच को संबंध को निरूपित कीजिए। तो देखिए, जो क्रिकेट के खिलाड़ी है, जो क्रिकेट खेलते हैं, तो वह क्रिकेट के खिलाड़ी तो खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे ही, है ना। खिलाड़ी कोई भी हो, फुटबॉल का हो या क्रिकेट का हो, खिलाड़ी के अंतर्गत जाएंगे। तो क्रिकेट के जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद क्या कहता है? तो उसके बाद कहता है कि और स्नातकों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो कुछ ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी होंगे जो आपका स्नातक भी कर चुका होगा, यानी ग्रेजुएशन भी किया होगा, और कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे, मतलब खिलाड़ी के कुछ टीम में जो क्रिकेट नहीं भी खेलते होंगे, सिर्फ खिलाड़ी होंगे अन्य चीज़ों के, वह भी स्नातक हो सकते हैं। तो किस ऑप्शन में ऐसा फिगर देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है लुप्त संख्या को पहचानने के लिए आपको यह तय करना है कि लुप्त में क्या आएगा। देखिए, 5 और 2 को जोड़ते हैं तो होता है 7, और 7 को 3 गुना करने पर होता है 21। 6 और 4 को जोड़ते हैं तो ये होता है 10, और 10 को 3 गुना करते हैं तो होता है 30। ठीक है, तो उसी बार यहाँ पे देखिए 3 और 2 को जोड़ने पर ही हमको 5 मिल जाता है, यानी बीच वाला मिल जाए। मतलब 2 में क्या किया है? जोड़ करके 3 गुना कर दिया है। तो यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ने पे 5 आता है, तो 4 और 3 को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 7, यानी x का वैल्यू क्या? 7 होना चाहिए। तो 7 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। यानी इस दोनों में क्या किया है? जोड़ के 3 गुना किया है, और ऊपर में इधर जोड़ के खाली लिख दिया, तो यहाँ भी जोड़ करके लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ कहता प्रश्न आकृति है तो उत्तर आकृति का चयन करें। तो देखिए, ये जो है आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे करके जो ये बना है, ऐसे ऐसे ये जो बना है, तो ये फिगर में क्या होगा? तो इसमें भी ऐसे इस तरह से बनेगा। तो इसमें मिलाते चलिए, ये जो ऐसे आया हुआ है आधा बीच से कट के इस कोना में आया है। तो देखिए, कोन में तो ऐसे आया है, लेकिन ये जो है कि हाफ से कटा है, जो कि ऐसे कोना हो गया, ये तो होगा नहीं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जो है कि ये आकृति इधर से देखिए, तो ये आकृति ऐसे बनी है, ऐसे बनी है, ऐसे बनी है, तो ये भी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है कि इधर से अब एक और फिगर होगा जो आपको बन रहा होगा इसमें, तो तत्काल आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, इस कोण में जो है, जो कोना में लाइन खींचा हो, तो ये दोनों तो कोना में है नहीं, तो इसका तो चांस बन ही नहीं रहा है। यहाँ इस कोण से ये बीचों बीच आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बीचों बीच आ रहा है, और ये जो ऐसे करके हम कोना जो इसको बना रहे थे वो भी बन रहा है। उसके बाद जो है इसमें देख लेते हैं थोड़ा कहाँ पे, क्योंकि ये बीच में तो ऐसे लाइन खींचा है, ये तो होगा नहीं। बी में भी आपको यहाँ से इस कोण में ऐसे मिलाना था तो दिया नहीं था, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर बीच में आपको यहाँ इस कोण में तो ट्रिपल लाइन होना नहीं चाहिए, यहाँ पे ट्रिपल लाइन खींच दिया। ये लाइन ऐसे तो नहीं खिंचाएगा, यहाँ पर जो है इस साइड से ट्रिपल लाइन खिंचाएगा। यहाँ पे इस दोनों में संभावना थी, जिसमें इसमें ये लाइन खिंचा ही नहीं गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही जवाब हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये लाइन आपका ऐसे जो है ऐसे करके कोना से ऐसे गया, तो यहाँ भी देखिए ऐसे करके गया है। उसके बाद जो है ये बीच से ऐसे करके निकला है ना, तो यहाँ बीच से देखिए इस कोना में गया हुआ है, तो यही मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, फिर से प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति पूछ रहा है। तो देखिए, ये जो है आपका ये गोलाकार जो है, तो ये आपका एक वृत्त है, इसको पूरा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और ये जो वृत्त है इसको पूरा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा,
और ये वाला जो हिस्सा ऐसे करके आया है तो ये एक ऐसे करके बन के आएगा, तो इस रूप में आएगा, है ना, जैसे ये बना हुआ है। तो आप इस आधार पे देखिए तो क्या होता है, बीच से ऐसे ये काट रहा है इसको ना, ये कोना में काट रहा है तो होगा नहीं। यहाँ देखिए कि ये हिस्सा जो है नीचे में इस कोना में, ऐसा तो था नहीं, इसमें तो कहीं पर ऐसा आने की संभावना है नहीं, ये दोनों में तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर तब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस कोना में तो ऐसा कभी होगा नहीं, ये तो इतना ही दूर में जो होना था, यहाँ भी इस कोण में लिख दिया, और ये जो था बीच में से खींचना था जो कि इस कोना में लाने, इसलिए इसको छांट दिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये कहता है प्रश्न आकृति निहित है, किसी न किसी में इसको खोज लेना है, ऐसा कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए अगर हम ऐसे करके चलते हैं तो ये तो इस लाइन में आता ही नहीं है, ये ऐसे मुड़ा तो था नहीं, और इस लाइन को अगर ऐसे खींचते हैं तो दाहिना तरफ होता है जबकि बाईं तरफ होना चाहिए, ये नहीं हुआ। यहाँ से ऐसे चलेंगे तो देखिए ये लाइन ऐसे मिल रहा है जैसे इसमें दिया हुआ था, ऐसे बीच से ऐसे खींचा है तो यहाँ भी बीच से खींचा है, फिर ये ऐसे मुड़ा है तो ये भी ऐसे मुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही जवाब मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। देखिए यह भी एक प्रश्न आकृति है। अच्छा, ये दिया है आपको, फिगर दे दिया है और दर्पण है, मिरर है। तो मिरर में क्या होता है कि लेफ्ट की वस्तु राइट में दिखाई देती है और राइट की वस्तु जो है लेफ्ट में दिखाई देती है, बाएं से दाएं की तरफ दिखाई देगी। तो ये इस तरफ मुंह घुमा है तो इस तरफ ही होगा, तो ये इस साइड वाला तो होगा नहीं क्योंकि इधर से कर दिया है, इसको लिख दिया है। अब इस तीनों में आपको चेक करना है कि वह कौन सा ऐसा फिगर होगा जो इसमें आपको बन सकता है। अब इस आधार पे आप देखिएगा तो इसका जो हिस्सा बना हुआ था, ये एक सीरियल ऐसे अगर घुमाया जाए तो इस आधार पे बीच में ये जो है नीचे, ये घुमाने के क्रम में इस कंठ से नीचे तो इसमें दिया नहीं था तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम इसको देखें तो इसको देखने के क्रम में यह भी ध्यान देना है कि बट्टा में देखिए नीचे में जो है कि ऐसे ऐसे दिया त्रिभुज के आकार में, और इसमें तो त्रिभुज था भी नहीं, उससे भी छांट सकते, इसमें भी त्रिभुज था भी नहीं तो इससे भी छांट सकते हैं, और यहाँ पर त्रिभुज दिया था तो इसी तरफ घुमा दिए, तो ये आंख मूंद के आप इसी को जवाब बना दीजिए, क्योंकि देखिए दोनों का फायर जो बना हुआ उस आधार पे, और ये इधर मुड़ा भी है, इसको छांट दिए इधर घुमा था, और इसको छांट दिए बट्टा में त्रिभुज टाइप का नहीं था, इसमें भी त्रिभुज टाइप का नहीं था, तो ऑलरेडी बी ही आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये जो है कि आपको मैट्रिक्स दिया गया है जिसको आव्यूह बोलते हैं। इसमें मैट्रिक्स में आपको कहता है LOV लव को जो है कि किसका सही जवाब होगा, इसमें कौन सा इसमें लिख सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है लेफ्ट यानी बाएं से लेफ्ट टू जो है टॉप पे चलना होता है, मतलब आपको बाएं से जो जाना है यह ऊपर की तरफ जाना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ से चले ए से लेके कहेंगे हम एक और एक की चर्चा करेंगे, तो लेफ्ट से एक लेके चलेंगे और एक के ऊपर में यानी ओ की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे 2 से 3 तो 2 यहाँ बाएं तरफ 2 का चर्चा होगा, और 3 का मतलब ऐसे चलते चलते 3 के पास ऊपर होना है, तो कौन सा अंक पड़ा है इस कोना में, तो L पड़ा। तो हम कहेंगे कि 2 से 3 का बात करेंगे तो 2 3 का मतलब L से बनेगा। ठीक है, अभी हम आपको इसमें क्वेश्चन भी बता रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए L का है तो हम ऑप्शन से छांटने का प्रयास करते हैं। यहाँ 2 3 दिया है, L का मान होगा, ये भी 9 9 L का मान होगा, ये भी 6 9 और ये भी 1 4, जो नहीं होगा उसको छांट देंगे। तो 2 3 L, 2 का मतलब क्या बोले लेफ्ट की तरफ से चलना है, L 3 मतलब ऊपर की तरफ जाना है। तो पहले 2 को देखना है, यहाँ है 2 और 3 कहाँ तो वहाँ, तो देखिए तो इसमें अगर चलते चलते और यहाँ 3 से चलते चलते L है तो L आता है इस कोण में, यानी ये ठीक है। अब इसमें जाके देखते 6 9 तो 6 यहाँ है, ऐसे चलते चलते और कहाँ पे तो 9 के पास ऊपर होना है, यहाँ भी L है तो अभी नहीं छाट सकते हैं। इसमें देखिए 9 9 है तो 9 का ऐसे लेके चलेंगे और 9 सबसे लास्ट में है, इसमें भी L है, ये भी नहीं छटा। यहाँ 1 4 है तो 1 यहाँ से चलेंगे और 4 के ऊपर होंगे, इसमें भी L है, मतलब ऐसे में L नहीं छटा। अब चलिए हम दूसरे लेटर से चलते, O से लेके, O में क्या है 1 और 2 है, तो 1 और 2 तो 1 से ऐसे चलेंगे और कहाँ ऊपर होंगे तो 2 पे, कहाँ O होना था जबकि क्या पड़ रहा है कोना में N पड़ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये छट गया। अब इसमें दोबारा आना भी नहीं है। इसमें चलिए 7 8 है, क्या O होना चाहिए ना दूसरे नंबर पे,
तो 7 इधर से चलेंगे, यहाँ पे 8 है ओ, यानी हो सकता है, संभावना है। थर्ड ऑप्शन में आइए, 9 8, तो 9 इधर है और 8 इधर है, तो देखिए 9 से ऐसे बढ़ेंगे 8 की तरफ, तो क्या आर मिल रहा है, देखिए तो 9 से 8 पे आते हैं, तो इधर से 9 लेके 8 पे आर आता है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद क्या है, 3 0, तो देखिए 3 इधर है और 0 यहीं पे है, तो 3 0 में ओ आता है, तो ओ तो आ रहा है इस कोना में, यानी ये हो सकते हैं। अब यानी इस दोनों में अब नहीं आना है, इस दोनों में चेक करना है। अब इसमें कोई एक सही होगा, तो 7 6 के स्थान में तीसरे नंबर पे भी को चेक करना है, भी आना चाहिए। तो 7 6, 7 से चलेंगे और 6 पे ऊपर होंगे, तो देखिए यहाँ टी है, जबकि क्या होना चाहिए था, तीसरे नंबर पे भी होना चाहिए, यानी ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो ख़त्म हुआ, और हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, प्रैक्टिस नंबर 2 के साथ जुड़ेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल करके रखिए, ताकि हम जब भी लाइव आए या वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि जानकारी मिले कि आप लोगों को कैसा वीडियो मिला। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहिए।